मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं विद्यानंद कुमार, सहायक प्राध्यापक, भूगोल विभाग, नारायण महाविद्यालय, गुड़िया कोठी, सिवान। इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए मैं बीए पार्ट 2 ज्योग्राफी ऑनर्स का पेपर 3 का यूनिट 1 लेकर के आया हूं। और इस यूनिट से जो मैं आज चर्चा करने वाला हूं वो है आपका origin and mechanism of इंडियन मानसून, भारतीय मानसून की उत्पत्ति और उसकी यंत्र रचना। तो इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले यह चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है कि आपके परीक्षा में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है। तो आपको जो परीक्षा में पूछा जाता है वह इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति और उसकी यंत्र रचना का विवरण दीजिए। भारतीय मानसून की उत्पत्ति और उसकी यंत्र रचना का विवरण दीजिए। यह एक तरह का प्रश्न हुआ। अब दूसरे तरह से आपको यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेवार हैं, उल्लेख करें। भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेवार हैं, उल्लेख करें। तीसरे रूप में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब आप इसका मैं आपको लेक्चर दूंगा तो फिर उसमें आप देखेंगे वो चीज़ मिलेगा आपको कि मानसून की उत्पत्ति से संबंधित कई एक जो है वह विचारधारा है, मत है या सिद्धांत है, जिसके आधार पर मानसून की उत्पत्ति की बात होती है। तो उसमें एक विचारधारा आता है जो कि चिर सम्मत विचारधारा है। दूसरा जो विचारधारा है वह है सनातन वायु पेटियों के खिसकाव पर आधारित विचारधारा। और तीसरा जो इसका विचारधारा है वह है आधुनिक विचारधारा। तो आपको प्रश्न इससे भी संबंधित पूछ सकता है अलग अलग, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जब बहुत लंबा हो जाए तो फिर उसको छोटा करके पूछने के लिए उसको तोड़ करके भी पूछा जाता है। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मानसून की उत्पत्ति से संबंधित चिर सम्मत विचारधारा का वर्णन करें। इस तरह से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। या फिर आपसे यह पूछा जा सकता है कि मानसून की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिक विचारधारा का वर्णन करें। तो ये, और आप जब बहुत जगह इसको अध्ययन करेंगे तो आपको मुख्य रूप से कहीं कहीं आपको दो ही रूप में इसको बांटा हुआ मिलेगा कि मानसून की उत्पत्ति से संबंधित दो सिद्धांत या विचारधारा ज़्यादा प्रसिद्ध है। एक है चिर सम्मत विचारधारा और दूसरा है आधुनिक विचारधारा। और चिर सम्मत विचारधारा के अंतर्गत ही कहीं कहीं सनातन वायु पेटियों के खिसकाव पर आधारित विचारधारा को भी रखा है। तो मित्रों, यहाँ पर यह आवश्यक है कि मानसून का जो पूरा प्रक्रिया है इसको समझने के लिए आपको मानसून की उत्पत्ति, इसकी प्रक्रिया, इसकी यंत्र रचना के हैं जो भी है, इसको समझने के लिए आपको कुछ कुछ टर्मोलॉजी की भी आवश्यकता होगी जिसको जानना जरूरी है। वो टर्मोलॉजी यदि आप नहीं जानेंगे, कुछ शब्दों का जो है अर्थ यदि सही से नहीं जानेंगे तो फिर आपको समझने में समस्या होगी। तो आज जो मैं इस ऑनलाइन लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ तो कुछ कुछ विद्वानों ने इस पर क्या काम किया उसको मैं बताऊंगा, और कुछ कुछ जो है टर्मोलॉजी को बताऊंगा, कुछ कुछ कीवर्ड्स बताऊंगा जो कि आपको समझने में इसे आसान कर देगा। तो चलिए, सबसे पहले हम मानसून की बात कर रहे हैं तो मानसून के बारे में जानें। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी भाषा के मौसिम या मलयालम भाषा के मॉनसीन शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ ऋतुओं के अनुसार प्रचलित पवनों के दिशा परिवर्तन से है। तो ये
आपने मानसून का जो है साधारण अर्थों में क्या इसका मतलब है वो मैं बताया कि इसका साधारण और शाब्दिक अर्थ देखें तो ऋतुओं के अनुसार प्रचलित पवनों के दिशा परिवर्तन से है। अब है कि अरस्तु अपने मौसम विज्ञान संबंधी लेख में मानसून के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। इसके बाद देखें तो 1951 ईस्वी में ए ग्रिम्स ने अपनी पुस्तक कम कंपेंडियम ऑफ मेट्रियोलॉजी कंपेंडियम ऑफ मेट्रोलॉजी में मानसून को विस्थापित व्यापारिक हवाओं का नाम दिया है। अब यह जो उसने बताया तो इसमें आप इसको डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझने का प्रयास कर सकते हो। जो उसने डायग्राम दिया है उसमें डायग्राम में जो चर्चा किया वो बताया नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड यानी उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन का चर्चा करता है। फिर जो है मॉनसून का बॉर्डर का उसमें वो बात करता है और जो फिर बात करता है इस डायग्राम में वह साउथ वेस्ट मानसून दक्षिणी पश्चिमी मानसून और जो सबसे अंत में उसने टर्मोलॉजी का इस्तेमाल किया ग्रिम्स महोदय ने वह है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। तो ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड में थोड़ा सा डिफरेंट है। और फिर उसने इसमें बताया कि उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति किस तरह से होती है, तो ये थोड़ा सा उसने बताया। इसके बाद जो है मानसून की उत्पत्ति से संबंधित अपने विचारधारा को या अपना सिद्धांत को बनाने का प्रयास किया। इसमें कॉपेन का नाम आता है 1923 ईस्वी, हान 1932 में इसमें कुछ काम किया। एनगॉट 1943 ईस्वी के अनुसार एनगॉट 1943 के अनुसार मानसून पवन जल एवं स्थल समीरों का वृहत रूप है। मानसून पवन जल एवं स्थल समीरों का वृहत रूप है। तो ये आपने अभी तक जो देखा यह संक्षिप्त परिचय था, जिसमें कि मैं आपको संक्षिप्त परिचय में ही ग्रिम्स के द्वारा जो है किस तरह से मानसून की उत्पत्ति होती है कुछ उसकी मैं चर्चा किया था। अब है कि मानसून की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। तो मानसून शब्द की परिभाषा में विविधता के साथ साथ उसकी उत्पत्ति संबंधी मतों में भी विविधता मिलती है। समय के साथ साथ विद्वानों ने मानसून की उत्पत्ति पर अनेक विचारों को अलग अलग तरीकों से रखा और उनमें परिवर्तन भी किया है। अब तक प्रकट किए गए विचारों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जो इस प्रकार हैं। पहला जो है वह है चिर सम्मत विचारधारा, दूसरा है सनातन वायु पेटियों के खिसकाव पर आधारित विचारधारा और तीसरा है आधुनिक विचारधारा। एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं कि अब तक जितने भी विचार जो है मानसून की उत्पत्ति से संबंधित आया है उसको 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला होगा उसमें चिर सम्मत विचारधारा, दूसरा होगा सनातन वायु पेटियों के खिसकाव पर आधारित विचारधारा और तीसरा होगा आधुनिक विचारधारा। तो अब है कि इसमें आपको कि इस विचारधारा को जानने से पहले थोड़ा सा यह जानना जरूरी है कि ट्रेड विंड्स होता क्या है। तो ट्रेड विंड्स उत्तरी गोलार्ध में जो है यह उपोष्ण अक्षांशीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में उपोष्ण अक्षांश क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवन होती है। इसकी दिशा यूं तो उत्तरी गोलार्ध उत्तर से दक्षिण की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में जो है वह दक्षिण से उत्तर की ओर होता है, लेकिन पृथ्वी के कोरियालिस बल के कारण जो है इसकी दिशा जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर
और दक्षिणी गोलार्ध में जो है इसकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर हो जाती है। तो ये आपने जाना कि व्यापारिक पवन के बारे में। और अब एक चीज है इसमें और टर्मिनोलॉजी में जानने के लिए कि एक है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो यह जो है इसको कहा जाता है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, और यह जो है विषुवत रेखा पर स्थित होता है। एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है यह। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती है आकर के, इसलिए इसको जो है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। और इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है और इसका विस्तार जो है ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि यह एक पेटी जो है, पेटी के रूप में ITCZ उत्तर भारत की ओर खिसकता हुआ चला जाता है, और खिसकने के कारण जो है यह मानसूनी पवन को प्रबल करने में मदद होता है। अब है कि यह भी आपने जान लिया। अब है सनातन वायु प्रवाह की पेटियां। तो सनातन वायु प्रवाह की जो पेटियां है, यह सनातन वायु प्रवाह की पेटियां 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में होती है। जो पछुआ पवन चलती है यह ही जो है सनातन वायु प्रवाह की पेटियां होती है। यही जो है क्षेत्र जो है इन ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के रूप में काम करता है। यानी यहाँ पर जो है उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें आकर के मिलती है। इसी को डोल्ड्रम क्षेत्र भी कहा जाता है। तो यह भी टर्मोलॉजी आपने जाना। अब जो है कि जेट वायु धाराएं, तो जेट वायु धाराएं जो है धरातल से 12 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में जो है यह 90 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलने वाली तेज हवाएं हैं, जिसको जेट धाराएं कहा जाता है। अब एक और टर्मोलॉजी है जो मैं बता देता हूं आपको, वह है एल नीनो। तो यह एक समुद्री गर्म जलधारा है जो सामान्यतः प्रत्येक 3 से 5 वर्ष पर मध्य प्रशांत महासागर के पेरू तट के नजदीक उत्पन्न होता है। इससे विश्व के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती है। तो यह जो है यह भी भारतीय मानसून के उत्पत्ति में बहुत हद तक जो है जिम्मेवार होता है। उसको कमजोर करने में बहुत हद तक इसका जो है अपना रोल होता है। तो आज जो मैं बताया आपको कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित कुछ टर्मोलॉजी का जिक्र किया, कुछ परिचय दिया आपको। अब जब मैं आपको इसके दूसरे भाग में मिलूंगा, यानी इस टॉपिक के का जो लेक्चर होगा उसके दूसरे भाग में मैं इस पर चर्चा करूंगा चिरसम्मत विचारधारा पर। तो मानसून की उत्पत्ति से संबंधित चिरसम्मत विचारधारा क्या कहता है, उस पर मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा। तब तक आप इसका अध्ययन स्वयं से करेंगे, यानी स्वाध्याय करेंगे। इसके बारे में कुछ जानकारी आप स्वयं से भी एकत्रित करने का प्रयास करेंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको समझने में सुविधा होगी, आप आसानी से समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप स्वाध्याय करेंगे, इस टॉपिक को खुद से पढ़ने का प्रयास करेंगे, और तब जब मैं आपको समझाऊंगा तो आप आसानी से इस टॉपिक को समझेंगे। तो मिलता हूँ फ्रेंड फिर से आपको इस टॉपिक के अगले भाग को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।